नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें और क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, हम लेकर हाजिर हैं इस वक्त, जिसमें हम इस एजेंडे की परतें खोलेंगे। बात करेंगे नेपाल की, जहां अंतरिम सरकार से की जो उम्मीदें हैं, उसके गठन की उम्मीदें हैं, वो लगातार बढ़ रही हैं और अमन की राह पर वापस लौट रहा है नेपाल। क्या कुछ है अपडेट्स, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इंडी गठबंधन की एकता में दरार पड़ती हुई एक बार फिर से नजर आ रही है। राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति पद के चुनावों में क्रॉस वोटिंग को भी वोट चोरी बता दिया है, जिस पर बीजेपी हमलावर है। वो कह रही है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए क्रॉस वोटिंग को भी वोट चोरी बताते रहें, और ये अगर आपका एजेंडा है तो ये शर्मनाक है। पंजाब की बात करेंगे, जहां बाढ़ के बाद सियासी तकरार है। विपक्ष का आरोप है कि बाढ़ से निपटने में नाकाम आम आदमी पार्टी सरकार इसके लिए निर्धारित फंड का भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाई है और अपनी सियासी फितरत के मुताबिक अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रही है। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या है इससे जुड़े हुए सवाल, इस पर होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से की मुलाकात। परस्पर हितों के मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता, अहम समझौतों से संबंधों में जुड़ा अध्याय। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस सिर्फ साझेदार नहीं, परिवार। आज उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। सीएम धामी और आला अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। अमन की राह पर वापस लौट रहा है नेपाल। राजधानी काठमांडू में शुक्रवार को सुबह तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। राजनीतिक संकट खत्म करने पर माथापच्ची जारी। अपने लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी भारत सरकार। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को वोट चोरी बताने पर राहुल गांधी पर बीजेपी का करारा पलटवार। कहा यह न सिर्फ एक चुने हुए उपराष्ट्रपति का अपमान, बल्कि खुद राहुल गांधी के नेतृत्व की बड़ी विफलता। सीपीआई ने कहा विपक्षी एकता को लगा धक्का। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गठबंधन में टूट को गंभीर मामला बताते हुए की जांच की मांग। और पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को लेकर सियासत तेज। पानी उतरते ही आरोप प्रत्यारोप की बौछार। आम आदमी पार्टी ने पीएम की घोषणा को नाकाफी बताया तो विपक्ष ने पूछा आपदा प्रबंधन के 12,000 करोड़ रुपए का हिसाब दे मान सरकार। तो सबसे पहले बात करेंगे नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल की। वहां पर किस तरह से फिलहाल जो आम जनजीवन है वो पटरी पर वापस लौट रहा है, इसकी बात करेंगे। नेपाल के काठमांडू में हिंसा के बाद गुरुवार को हालात कंट्रोल में हैं। इसके बाद भी आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाकों में तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रखा है, लेकिन आवश्यक सेवा वाले वाहन और संस्थान चलते रहेंगे। वहीं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। इधर अंतरिम सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाल के सेनाध्यक्ष अशोक राज सिग्देल और जेनजी युवा आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच आज वार्ता जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत में नेपाल के लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग का नाम कार्यवाहक पीएम की रेस में आगे आया है। वहीं सुशीला कार्की का नाम पर भी फिलहाल बातचीत जारी है। अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। इससे पहले जनजी प्रतिनिधियों और नेपाल के सेना के बीच हुई चर्चाओं में सीधे निर्वाचित कार्यपालिका की व्यवस्था, संसद में नई पीढ़ी की हिस्सेदारी, साल 1989 के बाद सार्वजनिक पद पर ग्रहण करने वाले सभी पदाधिकारियों की संपत्तियों की जांच और भ्रष्टाचार के मामलों की न्यायिक जांच जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा सांसदों को मंत्री बनाने से रोकने वाली व्यवस्था पर भी बातचीत हुई है। इस बीच सीपीएम माओवादी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने एक विस्तृत 10 सूत्रीय बयान जारी किया है। प्रचंड ने जेनजी आंदोलन को समर्थन देते हुए
संयम बरतने की अपील की है और हिंसा की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के कारण फंसे यात्रियों की मदद के लिए एयर इंडिया और इंडिगो आज भी विशेष उड़ानों का संचालन कर रही है। एयर इंडिया की दिल्ली से काठमांडू और वापसी के लिए विशेष उड़ानें का संचालन जारी है। इस बीच नियमित उड़ान भी बहाल कर दी गई है। एयर इंडिया ने इस त्वरित व्यवस्था के लिए सरकार और अन्य एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही एयर इंडिया ने यात्रियों से आग्रह किया है कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वो फ्लाइट का स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लें। इसके साथ ही इंडिगो की जो स्थगित उड़ान सेवाएं थी वो भी आज से फिर से शुरू हो रही हैं। इंडिगो आज से काठमांडू के लिए और वहां से वापसी की निर्धारित उड़ानें फिर से शुरू कर रहा है। इसके अलावा इंडिगो की 2 विशेष उड़ान सेवा भी संचालित की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में नेपाल से लगी सीमा क्षेत्र पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बॉर्डर क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी और पुलिस के जवान संयुक्त रूप से गश्त कर रहे हैं और जंगल क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के 22 चौकियों पर अतिरिक्त पुलिस एवं पीएसी को भी तैनात किया गया है। और इस पूरी प्रकरण में नेपाल की जनता भी तमाम बातचीत कर रही है। नेपाल के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। We have a threat in our country. We have to accept that. Our sovereignty is in threat. Our independence is in threat. So we have to accept that. So for the sake of independence, for the sake of sovereignty, we have to protect our country. That is the reason. To protect the democracy, we have given the name of her. Country demands the person who knows about the law and order. And current Chief Justice Susila Karki is the right option. I think that. But Gen Zs are also demanding the Balen and the Harka Sampang. But they should, I think, in my point of view, they should prepare for the next general election. नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल तेज हुई है। कौन बनेगा अगला अंतरिम सरकार का मुखिया, अंतरिम सरकार का गठन किस तरह से होगा, बहुत सारे सवाल इस पर है। और इस बीच में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस बीच में किस तरह से जो राजनीतिक संकट है उसको ठीक करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पूरे व्यवस्था पर और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। उनसे इस पूरी सिचुएशन को लेकर जानने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे हालात को, और अब जब अंतरिम सरकार गठित करने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ प्रायोरिटीज हो सकती है नेपाल की? निखिल, दिक्कत ये है कि जो नेपाल आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ से ये पहल हुई थी और कल से इस पहल में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से जेएनजी के साथ में एक मीटिंग हुई है, कई दौर की मीटिंग हुई है। उसके बाद से भी चल रही है जी। आज सुबह से भी चल रही है और जेएनजी के एक ग्रुप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमने सुना कि सुशीला के नाम से उनका एक समर्थन बन रहा है कि इनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनको तत्काल जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक व्यवस्था करने के लिए इनको लाया जाए। अब दूसरा जो ग्रुप है उसकी सहमति सुशीला के उस पर नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो एक अलग नाम दे रहे हैं। अब वो डिपेंड ये करता है कि जब ये जेएनजी में इतने सारे ग्रुप हैं, उस एक ग्रुप में एक ग्रुप का अगर किसी के नाम के लेके विरोध होता है, एक नाम का समर्थन करता है, तो एक आम सहमति तो बनानी होगी। ये बात जाहिर सी बात है कि अभी ये सारा कंट्रोल नेपाल के आर्मी के हाथ में है और नेपाल के आर्मी जो है इस पूरे डायलॉग को राष्ट्रपति के साथ में मिलके ये डायलॉग का अपना एक सूत्रपात कर रहा है। तो ये स्थिति बनने के लिए ये बात देखिए कि उम्मीद तो बहुत है, पूरे नेपाल में एक उम्मीद है, जेएनजी को उम्मीद है, वहाँ व्यवस्था को लेके एक बड़ी उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से वहाँ तबाही है निखिल, मुझे नहीं लगता है कि नेपाल अभी 1-2 साल कम से कम इस तबाही से उबर पाएगा। जो नुकसान हम लोग देख रहे हैं, नेपाल के पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, बिल्डिंग्स हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबके घर लगभग फूंक दिए गए हैं। ऐसी हालत, जो बिजनेस हाउसेज हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके ठिकानों पे हमला नहीं हुआ है और लूटपाट नहीं हुई है।
ये अलग तरह की एक कहानी है, अलग तरह का विद्रोह है। जब आपको एक तरह से देखिए कि आपका गुस्सा होता है सत्ता के खिलाफ में, आपका गुस्सा होता है करप्ट मिनिस्टर्स को लेके, आपका गुस्सा होता है नेपोटिज्म को लेके जो आप अभियान कर रहे थे, और उसके आते आते आप देखिए कि पूरे नेपाल में आपने किस तरह की लूटपाट मचाई है, किस तरह का तांडव किया है जो हम टेलीविजन स्क्रीन पे बहुत देख सारी रहे हैं। चीजें समझ में नहीं आती हैं। देश के लोग अपने ही देश के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करें, इसलिए ये कई बार ये कहा जा रहा है कि ये इतना स्वतः स्फूर्त या इतना आसान नहीं है इसको समझना, जैसा कि बाहर से दिखता है कि कुछ युवा नाराज हो गए और उन्होंने इसके बाद इतनी उथल पुथल मचा दी। अपने ही देश की संसद में आग लगा देना, अपने ही देश के चीजों को, क्योंकि जिस वो भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो जो टैक्स पेयर्स मनी है वो आखिर जब वो दोबारा रीबिल्ड होंगी चीजें, तो आखिर असर तो उन्हीं लोगों पर आएगा। लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड में आपको देखना होगा इन चीज़ों को लेके। ये हालात एक दिन में नहीं बनती और न इसका कोई एक वजह होता है। कोई एक वजह ऐसा तो है नहीं कि सोशल मीडिया पे बैन हो गया इसलिए सारे नेपाल के जेनजी जो हैं वो इसको एक बड़ा विरोध का कारण माना और सड़क पे उतर गए जी। ये आप अगर सिलसिलेवार नेपाल की राजनीति को अगर आप झांके तो 2008 से ये सिलसिला शुरू हुआ। 2008 में जब नेपाल के 2005 में नेपाल के राजशाही को खत्म करके ये व्यवस्था बनाने के लिए जो कवायद शुरू हुई, तो आप उसके बाद देखिए कि पुष्प कमल दल प्रचंड जो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे वो भी अपना समय पूरा नहीं कर पा रहे थे, जबकि वो माओवादी नेता थे और लगा कि नेपाल में एक बड़े क्रांति के नायक बन के आए हैं। और उसके बाद आप देखिए कि 15वां ये प्राइम मिनिस्टर अभी थे, तो आप प्राइम मिनिस्टर की तादाद देखिए कि 17 साल में 15 प्राइम मिनिस्टर, और इस तरह के प्राइम मिनिस्टर के जब आप देखेंगे तो कोई प्राइम मिनिस्टर इसमें नहीं है जो 3 से 4 बार के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं। तो ये जो लोगों का और उसके साथ साथ नेपोटिज्म का जो ये था कि ये सारे करप्शन का एक सेंटर बन गया है जिसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, चाहे वो मार्क्सवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के पुराने धरे के लोग हों, हर पार्टी के तरफ से कम आप ये देखिए कि आम लोगों से संवाद बनाने, आम लोगों को जो संविधान दिया गया था उनको, उसके संविधान के तहत उनको हक देने के मामले में पूरी की पूरी सरकार और व्यवस्था उनकी वहां चरमराई हुई थी। तो ये लोगों का गुस्सा कोई एक दिन का नहीं है निखिल। ये जो लेकिन अभी जो सारा स्थिति जिस तरह से सामने आई है उसका क्या ऑल्टरनेटिव दिखता है फिर? अल्टरनेटिव तो देखना अभी बहुत ही आप कह सकते हैं कि चैलेंजिंग है नेपाल में, खास करके आर्मी के सामने में। आर्मी के चैलेंज सामने में ये है कि उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप ये देखिए हर जगह पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई हुई है। एक दो जगह को अगर आप छोड़ दें तो लगभग नॉर्मल स्थिति बनी है, कई जगह पे निषेधाज्ञा लगा हुआ है। बाकी अगर आप ये देखिए कि कम से कम नेपाल में इंटरिम सरकार की बात जो है उसमें जेएनजी की जो अभी बड़ी मांगे हैं और उसकी जो उम्मीदें हैं वो एक तरह से पूरे संविधान की रद्दोबदल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें जितने भी नेता हैं उनके अब तक की पूरी जांच हो, उनकी संपत्ति की जांच हो, वो पूरा ब्यौरा सामने में रखे जाए। तो अब सवाल है कि इसमें प्रायोरिटी क्या है। इस जेएनजी के सामने में ये चुनौती है कि आप उसके राह को आसान बनाएंगे, नेपाल एक बार फिर चल पड़े। इसमें सबका सहयोग जरूरी है। नेपाल की जनता, नेपाल के जितने स्टेक होल्डर हैं उनको आगे आना होगा। ये जेएनजी जो अपने को एक मजबूत ये कह सकते हैं कि हमारा सब कुछ है, वो कह रहे हैं कि हम वॉच डॉग की तरह काम करेंगे, हम निगरानी रखेंगे, ये सारी चीजें तो समझ में आती है, लेकिन सिस्टम कैसे चले, क्या होगी? उसकी सिस्टम कैसे चले, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को कोई ज्ञान है। अगर इस तरह की चीजें होती तो मुझे लगता है 2 दिन से जिस तरह से आर्मी चीफ वहां अशोक राज जिस तरह से बना रहे हैं स्थिति को संभालने के लिए और लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार संवाद बना रहे हैं लोगों से, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एक नेतृत्व है इस आंदोलनकारियों का, इन प्रदर्शनकारियों का, जिससे वो सीधा संवाद बना सकते हैं। अलग अलग ग्रुप है, इसलिए अलग अलग चेहरे सामने में आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे जिसको कहते हैं कि मिसगाइडेड मिसाइल की तरह काम कर रहे हैं, और जब आपने कहा कि अलग अलग ग्रुप हैं तो उसमें चूंकि एका भी नहीं है, इस भीड़ का कोई चेहरा नहीं है, और ऐसे में इन लोगों को नियंत्रित करने में यही वजह है कि उसको ज्यादा मुश्किल हो रही है। डेफिनेटली अभी आपने प्रचंड का जो दिखाया 10 सूत्री का उन्होंने ये किया है, अभी आप ये कहना तो जरूर पड़ेगा, लोग पूछेंगे उनसे भी कि लगातार आप किसी न किसी पार्टी की सरकार में आप शामिल रहे हैं,
लगातार आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो ऐसी हालात जो बनी है उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल वो भी हैं। तो अगर वो आज जैन जी के सपोर्ट कर रहे हैं, ये मोरल राइट तो लगभग वो खो चुके हैं सारे पुराने नेता। अब सवाल ये है कि नई दिशा क्या हो नेपाल का पुनर्निर्माण क्या हो, ये चुनौती जैन जी मुझे नहीं लगता कि इतने परफेक्ट और इतने मैच्योर लोग हैं जो इस चुनौती का सामना कर सकते हैं या इस चुनौती को जूझ सकते हैं। अगर वो शर्त रख रहे हैं नए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के सामने में कि 6 महीने के अंदर उनको चुनाव कराना होगा, 6 महीने के अंदर उनको संविधान में तब्दीली करनी होगी, 6 महीने के अंदर में आप उनको सारे लोगों की जो संपत्तियां हैं उनको सीज करनी होगी, तो क्या ये नेपाल की हालत आज की तारीख में ऐसी है? नेपाल को बनने में, नेपाल को खड़ा होने में मुझे लगता है कि 1 डिकेड लग जाएंगे जिस तरह की बर्बादी हुई है। जी निश्चित तौर पर, और उसमें बहुत काम करना होगा, लोगों को समझना भी होगा, नेपाल के जो युवा हैं उनको भी थोड़ी अब कम से कम समझदारी दिखानी होगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए विनोद मिश्रा जी। आगे की स्टोरीज पर आपको हम फिर छोड़ेंगे और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि अंतरात्मा की आवाज से क्रॉस वोटिंग, लेकिन इस क्रॉस वोटिंग से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है और इसके पीछे की सियासत क्या है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग और उसके बाद जो छिड़ी हुई है सियासत, आखिर क्या है वो, उसके मायने क्या हैं, इसके पीछे का एजेंडा क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की बात कही गई थी और अंतरात्मा की आवाज पर कुछ सांसदों ने दरअसल क्रॉस वोटिंग कर दी और यही अब इंडी गठबंधन के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। 15वें उपराष्ट्रपति पद को लेकर के एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन निर्वाचित हो गए हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही है कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर उन्हें उम्मीद से ज्यादा वोट कुछ सांसदों ने दे दिया है। बीजेपी ने इसे इंडिया गठबंधन में दरार कहा तो कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे गठबंधन में टूट को गंभीर मामला बताया और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जयराम रमेश उपराष्ट्रपति चुनाव में मॉरल विक्ट्री देखते हैं, वो कहते हैं कि हम हार गए लेकिन फिर भी हमारी मॉरल विक्ट्री है। बीजेपी नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें मॉरल विक्ट्री के लिए बधाई दी। कहा हर चुनाव में वे ऐसे ही अपने लिए नैतिक जीत बताते रहें, यानी कि जीत हमारी होती रहे और अगर आप हार में भी नॉर्मल मॉरल विक्ट्री ढूंढ रहे हैं तो ऐसी मॉरल विक्ट्री आपको मुबारक हो। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के विपक्षी सांसदों द्वारा क्रॉस वोटिंग की चर्चा को बदनाम करने की साजिश बताया। बड़ा सवाल यह है कि 100% वोट का दावा करने वाली कांग्रेस को उम्मीद से कम वोट आखिर क्यों मिले। जाहिर है उनकी अंतरात्मा की आवाज कुछ सांसदों ने सुनी और सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट दे डाला। संसद में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एनडीए को 427 और इंडी ब्लॉक को 315 वोट थे, जबकि सीपी राधाकृष्णन 452 वोट से विजयी हुए और इंडी गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी जिनको अपेक्षित वोट मिले थे उससे 15 वोट कम, यानी कि केवल 300 वोट मिले। साफ है कि कुछ सदस्यों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाला तो कई सदस्यों ने वोट निरस्त करना ही उचित समझा, यानी जो 15 वोट इनवैलिड हुए हैं वो भी सदस्यों ने जानबूझकर किया। जाहिर है गुप्त मतदान और व्हिप ना होने के कारण कई सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर क्रॉस वोटिंग की, जो सीधे सीपी राधाकृष्णन के खाते में आया। लेकिन यह धक्का गठबंधन की एकता का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी को जरूर लगा है। अपने चुनाव प्रचार में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने साफ कहा था कि विचारधारा की लड़ाई है, जबकि जहां राष्ट्रीय गौरव के विचार का स्वागत किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इंडी गठबंधन के सदस्यों को अंतरात्मा की आवाज से वोट करने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सहित सांसदों ने एकता का शानदार परिचय दिया है। सभी सांसदों को एक काबिल,
राष्ट्रभक्त को चुनाव करने के लिए आभार भी जताया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत के लिए सीपी राधाकृष्णन को बधाई तो दी है, साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष ने चट्टानी एकता दिखाते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में शानदार उपस्थिति दर्ज की, जबकि 15 वोट कम हासिल हुए। इसको भी मॉरल विक्ट्री बताया। 2022 के मुकाबले विपक्ष का वोट प्रतिशत काफी बढ़ गया है, तो कोई इनसे सवाल भी पूछे कि 2022 के मुकाबले कांग्रेस की सीटें भी बढ़ गई हैं। विचारधारा की लड़ाई में हमारी जीत हुई है, ऐसा मानते हैं जयराम रमेश। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल भाजपा नेता शहजाद पूनावाला का कहना है कि महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा, बिहार चुनाव पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बाद कांग्रेस पार्टी के भाई भतीजावाद वाले राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी सवाल उठाए हैं और वोट चोरी का आरोप लगाया। यह कहना है शहजाद पूनावाला का। शहजाद पूनावाला का कहना है कि यह न सिर्फ एक चुने हुए उपराष्ट्रपति का अपमान है, बल्कि खुद राहुल गांधी के नेतृत्व की विफलता भी है, जो अपने ही साथियों को क्रॉस वोटिंग करने से नहीं रोक सके, उनको एकजुट नहीं रख सके। जाहिर है इंडी गठबंधन की तमाम कोशिशों के बावजूद एनडीए में वोट की सेंधमारी करने में नाकामयाब साबित हुए इंडी गठबंधन के लोग। एकजुटता के बावजूद गठबंधन के सदस्यों के क्रॉस वोटिंग करना यह साबित करता है कि भरोसे को लेकर इंडी गठबंधन के सामने अभी भी चुनौती बनी हुई है। तो इस मामले में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। The cross voting has 3 dimensions. The first dimension is there is greed. Number 2, it's a breach of trust. And number 3, it's a failure of leadership. So if at all that there is been cross voting, then it is a serious matter. तो ये कह रहे हैं कि विनोद, दरअसल मनीष तिवारी की अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये गंभीर मुद्दा है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है, तो इस पर जांच जरूर होनी चाहिए। फिलहाल टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी से आम आदमी पार्टी के मिलने का आरोप लगाया है। खास करके कुछ पार्टी ऐसा है, स्पेशली राज्यसभा में कुछ लोगों को हमको देखने को मिला है, जहाँ पे कुछ लोग हो सकता है उनके पार्टी से चुने गए हो, लेकिन अभी भी एकदम साफ बीजेपी के साथ अलाइंड है। ये तो आप लोगों को देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी का एक राज्यसभा मेंबर का एग्जांपल मैंने आपको दिया, हो सकता है ऐसे 4-5 मेंबर्स हो। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय कराएंगे। वही इससे पहले कि हम आप आगे बढ़ें, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की बाइट हमने आपको बताई, लेकिन बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने जो राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए हैं उस पर भी आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा शहजाद पूनावाला ने। जब देश में खास करके उत्तर भारत में कोई संकट की घड़ी हो तो हमारे राहुल जी को बाहर के देशों में घूमना ज़्यादा पसंद आता है, ना कि पंजाब या हिमाचल, और हिमाचल में तो उनकी सरकार भी है। तो ये दिखाता है कि बार बार उनको विदेश से ज़्यादा लगाव भी है, पर यह बात का अंदाज़ा किसी को नहीं था कि जो भारत के विषयों पर लगातार राहुल गांधी जी बोल रहे थे, दरअसल वो भारत में तो डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग कर रहे थे, पर ये डायलॉग की स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही थी। बहरहाल शहजाद पूनावाला ने एक बात और कही, जो शायद हम थोड़ी देर में आपको एक बार और दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में राहुल गांधी ने जो क्रॉस वोटिंग जो हुई है उसको उन्होंने कहा कि ये भी वोट चोरी है। इस पर शहजाद पूनावाला का ये कहना है कि ये सरासर आरोप लगाना, जो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुने गए हैं सीपी राधाकृष्णन, ये उनका अपमान है, जो वोटर्स हैं उनका अपमान है, देश की जनता का अपमान है, और ये सीधे सीधे राहुल गांधी का अपना फेलियर है। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त दुष्यंत नागर जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की नीतियों से वो प्रभावित हैं और उन कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका भी।
विनोद मिश्रा जी, अगर हम आपके साथ इस मुद्दे की शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि दरअसल क्रॉस वोटिंग हुई, जयराम रमेश कह रहे हैं कि इसमें भी हमारी जीत है, कुछ उन्हीं के सांसद मनीष तिवारी कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये दरअसल यहां भी वोट चोरी हो गई। कैसे देखते हैं इसको? लेकिन राहुल गांधी अभी 2 दिन के रायबरेली के दौरे पे हैं, अपने कंस्टिट्यूंसी में हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को अलग अलग तरीके नैरेटिव वो दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज जो बात कही है वो बात गौर करने लायक है कि अगर आपको कुछ पूछा जाता है तो सीधा जवाब आप सिर्फ वोट चोरी के रूप में देते हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक होपलेसनेस की स्थिति आ गई है कि आपके पूरी गठबंधन के फेल्योर की बात करते करते जब आपको कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन को इंटैक्ट रखने का आपका जो था, आपके नेतृत्व में प्रतिपक्ष के आप नेता हैं, उसकी भूमिका में अगर आप क्रॉस वोटिंग हुई है तो उसके बाद में आप कहते हैं ये वोट चोरी हुई है। तो ये शहजाद पूनावाला जो कह रहे थे, बीजेपी का सीधा आरोप है कि एक तो तमिल प्राइड और दूसरा एक आप सोचिए कि ओबीसी समाज से आने वाले अगर सीपी राधाकृष्णन को इतने भारी मतों से चुनाव हुआ है तो क्या आपकी वोट चोरी कह के आप उनका अपमान नहीं कर रहे हैं? तो ये सवाल तो बनता है कि आप हर चीज को, हर मामले को इतने फूहड़ तरीके से, इतने हल्के तरीके से लेते हैं जो आप भूल जाते हैं कि एक संवैधानिक संस्था पे इस चुनाव का क्या महत्व है। और आप शहजाद पूनावाला ने, विनोद जी, क्या कुछ कहा है ये एक बार हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। शहजाद पूनावाला की बाइट एक बार आपको सुनाएंगे, अपने दर्शकों को सुनाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी अब इस प्रकार का बिना तथ्य, बिना तर्क के अनर्गल आरोप लगाना, ये राहुल गांधी की राजनीति का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। और राहुल गांधी जी ये आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी पे नहीं लगा रहे। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब देश को ओबीसी समाज से आने वाले, तमिलनाडु की भूमि से आने वाले, a son of the soil of Tamil Nadu, somebody who is from the OBC community, he has risen to the position of the vice president, तो क्या आप उनको वोट चोर कह रहे हैं? क्या ये ओबीसी समाज का अपमान नहीं है? आप तो जितनी आबादी उतना हक की बात करते हैं, पर आपके प्रत्याशी तो उस समाज से नहीं आते। तो शहजाद पूनावाला और बीजेपी का यह सवाल है कि हर बार ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो चुका है कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का कि अगर उनको कोई वोट ना दे तो उसमें दिक्कत है, वो वोट चोरी हो गई। दुष्यंत नागर जी, अगर कांग्रेस को जो लोग वोट नहीं देंगे तो ये सीधा सवाल है कि अगर जो कांग्रेस को वोट नहीं देगा तो वोट चोरी हो गया, अगर जब तक कांग्रेस को मिलते रहेंगे तब तक सही है, नहीं तो वोट चोरी। जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लोगों की अपने मत के प्रति उनका अधिकार है, वो किसे देना चाहते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। वो बड़े गर्व और हर्ष से कह रहे हैं कि ओबीसी प्रत्याशी को हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया। भाई, आपने जब धनखड़ साहब को लेके आए थे तो आपने बहुत बल दे के कहा था कि हम किसान को लेके आए हैं, हम जाट को लेके आए हैं। उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और उनके समाज का क्या हुआ? अगर आपने जब पूर्व उपराष्ट्रपति जी को बनाया था और चाहे कोई भी परिस्थिति हो, बीमारी हो या कोई भी कारण, ये तो प्रश्न, अब आप इसके पहले वाले उपराष्ट्रपति की बात करें। अभी तो भाई बात ये हो रही है कि वोट किसको पड़े और वोट चोरी की बात हुई। इसके पहले कौन कहां थे, किसको किसको बनाया, नहीं बनाया, और भी हो सकता है इस रेस में और प्रत्याशी रहे जिनको बीजेपी ने छाट दिया हो, ये उनका अपना मैटर है। लेकिन जो सवाल अभी उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि अगर आपको वोट नहीं मिलेंगे तो क्या आप उसको वोट चोर बता देंगे? देखिए, वोट चोरी का मैं आपको डेटा दे रहा हूं, आंकड़े दे रहा हूं, तब तो आप मानेंगे। बताइए कि सांसदों के बारे में बताइएगा, ये जो 15 वोट इधर से उधर हुए। दे रहा हूं साहब, मैं, आप मुझे अवसर देंगे तो मैं आपको आंकड़े जी बिल्कुल अवसर दे रहे हैं, और इसीलिए सवाल किया, ये 15 सांसदों के जो वोट इधर से उधर हुए तो वोट चोरी कैसे हो गया, क्रॉस वोटिंग वोट चोरी कैसे हो गई, ये थोड़ा सा समझाइए। सर, मैं 15 से अधिक के दे रहा हूं। केसीआर, बीजेडी, वाईएसआर और अकाली, ये 4 पार्टियां ऐसी हैं जो बीजेपी के विरोध के नाम पे चुन के आते हैं। इनके विधायक जो जीत के आए वो भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी मत थे उनको प्राप्त करके वो विधायक बने। तो उनका नैतिक रूप से उनके ऊपर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एंटी बीजेपी प्रत्याशी को वोट दें।
लेकिन वो चुनाव से भाग खड़े हुए। किन परिस्थितियों में भाग खड़े हुए वो जाने, आप जाने, अपने मिश्रा जी जाने, लेकिन ये वोट चोरी हुई। नहीं मतलब अगर लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया और आप उम्मीद कर रहे थे कि आपको वोट मिलेगा, अगर उन्होंने वोट नहीं दिया तो आपने उनको चोर बता दिया, यही तो है, यही तो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं और यही राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। सब मैं कौन होता हूं चोर बताने वाला? आपके नेता, आप जिनको फॉलो करते हैं, मैं आपके नेता की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। तर्क दे रहा हूं सर, जो तेलंगाना में केसीआर साहब की बीआरएस पार्टी को लोगों ने वोट दिया, वो बीजेपी के खिलाफ दिया। बीजेडी को हरा के बीजेपी सत्ता में आई है उड़ीसा में। जो वहां तो ये सवाल तो आप उनसे करते हैं, एंटी बीजेपी वोट ये बात ये ठीक है, आपका फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर के कि उन लोगों ने देखिए स्टेट में वो विरोध कर रहे हैं, बीजेपी को वो विरोध किया, उसके बावजूद वोट दे दिया, तो ये तो आप उनसे करते हैं। कल को अगर आपके साथी कुछ वोट नहीं दे रहे हैं तो आपने उपराष्ट्रपति पद के चुने हुए एक उम्मीदवार को जिस तरह से वो चुने गए, आपने वोट चोर अगर बताया तो आपने आज के जो उम्मीदवार चुने गए उनको चोर बता दिया। इसका तो मतलब यही हुआ। क्रॉस वोटिंग क्यों है आखिर? उसमें क्यों ये कहा जा रहा है कि व्हिप जारी नहीं कर सकते? इसीलिए ना कि जिसका जिसको मन हो उसको वोट दे। देखिए साहब, जो राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं वो विधायकों के द्वारा चुने गए हैं और विधायकों ने उन माननीय विधायकों को जनता ने चुना है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, तो उनके मत से जो राज्यसभा में जीत के सांसद बने उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी तो आप नाम लेकर के बता देते कि ये लोग चोर हैं। आपने उसमें दूसरे लोगों को चोर कैसे बता दिया? ठीक है, आपके तर्क से पता नहीं लोग कितने सहमत हैं, लेकिन राहुल गांधी भी यही तर्क दे रहे हैं शायद, लेकिन वो उन्होंने इतना डिटेल तो नहीं दिया, उन्होंने सीधे कह दिया कि वोट चोरी हो गए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये कोई तरीका है कि कोई भी जो इतने जिसको कहते हैं कि निर्वाचित किए गए हैं उपराष्ट्रपति, और उनको भी ये कह देना कि वोट चोरी हो गए, यानी कि उनको भी सवालों के घेरे में ले आना और जिन लोगों ने वोट दिया उनको भी सवालों के घेरे में ले आना, माननीय सांसदों को? देखिए निखिल जी, पहले तो मैं कांग्रेस समर्थक जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पहले क्लेम कर रही थी कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम जीतेंगे, उनकी तो संख्या 328 ही थी जी, तो वो क्या वोट चोरी करके जीतने की बात कर रहे थे क्या? वो क्या कर रहे थे? नैतिकता के आधार पर। नैतिकता की तो धज्जियां आपके, तो उसी नैतिकता के आधार पर उसी ठीक है जी, सुनो पहले जी, नैतिकता की आपकी धज्जियां तो मनीष तिवारी जी ने उड़ा दी। उन्होंने कहा कि ये लीडरशिप की फेलियर है। तो आपके लीडर जब फेल होते हैं तो वो अनैतिक है क्या? अनैतिकता के बल पे लीडरशिप उनकी बनी हुई है क्या? तो इसलिए अल्टीमेटली यह देखना, आत्मचिंतन नहीं करना, नैतिक जीत हो गई हमारी। अरे आपके तो नेता कह रहे हैं नैतिक जीत है, फिर यहाँ पे कहाँ पे अनैतिकता की बात आ गई? आप तो नैतिकता पे जीत गए। तो फिर बात ये है, और हर बार ये करना आप अनैतिक काम है। संविधान कहता है कि इलेक्शन कमीशन का जो कोलेजियम है उसके अंतर्गत ये सारे इलेक्शन होंगे और उसमें इसमें कोई व्हिप जारी नहीं हो सकता। सब अपनी कॉन्शियस के हिसाब से जिसको जिसे, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति, ये जो पद है उपराष्ट्रपति का, ये राज्यसभा के चेयरमैन का भी पद होता है और वह एक तरीके का न्यूट्रल पोस्ट होती है। उसमें सदन को चलाने के लिए विपक्ष पक्ष दोनों होते हैं, तो इसको एक न्यूट्रलिटी का एक सिंबोलिज्म की तरह से माना गया है, निष्पक्षता की बात को माना गया। इसलिए हमारे संविधान ने इसमें वो विप की बात नहीं करी है। अक्रॉस पार्टी आप आराम से कर सकते हैं। और हम तो अपोजिशन को ये भी कह रहे थे कि कंसेंसस से हो जाओ, जब हमारे पास संख्या बल ज्यादा है तो आप कंसेंसस से आ जाइए। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम यह है कि सारे इलेक्शन देख लीजिए, अभी तो बिहार का इलेक्शन भी नहीं हुआ, तब भी आप वोट चोरी। तो आप अल्टीमेटली कुठाराघात किस पे कर रहे हैं? कुठाराघात हमारे जो इलेक्शन कमीशन पे कर रहे हैं और उसके माध्यम से हमारे संविधान पे कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं नैतिकता। ये तो अनैतिक काम आप कर रहे हैं। और अल्टीमेटली आप खुद कह रहे थे बार बार कि हम लोग जीत जाएंगे, हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। तो किसके बल पे जीतने की बात कर रहे थे? आप हमारे वोटों को तोड़ने की बात कर रहे थे क्या? आप हमारे वोट तोड़ के कैसे जीतने की बात कर रहे थे आप बताएं? मैं जवाब दूं। ठीक है, तो फिर मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ।
और ये भी जवाब दीजिएगा कि जोड़ के जो अपने मनीष तिवारी जी ने कहा, दुष्यंत जी इसका भी जवाब दीजिएगा कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 3 विषय हैं, क्रॉस वोटिंग किसने की, क्यों की, वो पता करे, और अल्टीमेटली हमारे लीडरशिप का फेलियर है। आप पहले एक्सेप्ट करिए कि आपके लीडरशिप, जो राहुल गांधी जी और भी लीडर हैं, खड़गे जी जो भी हैं, वह अपने उनकी लीडरशिप का फेलियर है। क्यों नहीं वो अपने लोगों को अपने साथ लेके चल सकते हैं? ठीक है, सवाल सीधा सीधा है दुष्यंत नागर, इसमें इधर उधर मत जाइएगा, सीधा है तो ये बताइए कि आप लोग सॉरी, मैं 1 मिनट आना चाहता हूं नागर साहब को, एक पॉइंट देना चाहता हूं इससे अलग। ठीक है नागर साहब, जब ये आप ये देखें कि तमिलनाडु के सीपी राधाकृष्णन जब उनका एनडीए के उम्मीदवार वो बने थे, तो एनडीए के उम्मीदवार बनने के साथ में ये लगा था कि साउथ से जो उम्मीदवारी है बीजेपी की, वो इतना असरदार है कि साउथ से लेके कई राज्यों के उनके वोट ऐसे ही उनके पास आएंगे, क्योंकि एक तमिल प्राइड के नाम से उनका था और पिछला 40-50 साल का उनका एक अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन का, 2 बार के वो सांसद रहे। तब आपने आंध्र प्रदेश से जो फॉर्मर जस्टिस हैं उनको आपने लाया, रेड्डी साहब को, तो आपका एक दूसरा नैरेटिव चला कि हम आंध्रा के लाए हैं तो साउथ में तेलंगाना, आंध्रा और बाकी लोगों को एक मजबूरी होगी कि साउथ वर्सेस साउथ आपने कराया। उसके बाद आपने कोशिश शुरू की, देखिए ये ऑन रिकॉर्ड है कि एनडीए में फूट कराने के लिए आपने चंद्रबाबू नायडू से लेके और सीधे सीधे नीतीश कुमार तक आपने कहना शुरू किया कि ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इस बार एनडीए का कम से कम बिखराव होगा। आप एक नैरेटिव पे रहते रहते आप यहां तक आए, आप एक चैलेंज दे रहे थे एनडीए के एकता को, और होते होते आपका इंडिया गठबंधन ही बिखर गया। तो ये जिस मोरल ग्राउंड पे आप कहते हैं, सुनिए तो सही, आप जिस मोरल ग्राउंड की आप बात कहते हैं, और राहुल गांधी इस मोरल ग्राउंड पे अपनी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेकर सीधा सीधी वोट चोर कहते हैं, तो ये बात क्या कांग्रेस के इस लीडरशिप को ये शोभा देता है? एक संवैधानिक पद, एक संवैधानिक व्यवस्था, एक संवैधानिक चुनाव की व्यवस्था, इतने पर सवाल। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। दुष्यंत नागर जी, इस बात का भी बताइएगा कि जब आप लोग जीत का दावा कर रहे थे दुष्यंत जी, हाँ ठीक है, आ रहा हूँ, लेकिन ये मैं बस ये चाह रहा हूँ, इन प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा, मतलब इधर उधर मत जाइएगा कि जब आप जीत का दावा कर रहे थे वो नैतिक आधार पे था, अगर इनको ज्यादा वोट मिल गए तो वो अनैतिक हो गया, ऐसे कैसे? सर, मैं पहले आपको अपनी जीत का आंकड़ा बताता हूं नंबर के साथ में। एंटी बीजेपी वोट प्लस तेलुगु प्राइड के रूप में जो तेलुगु वोट है उन सबको जोड़ लीजिए, हमारे प्रत्याशी जीत के बराबर संख्या रखते हैं। अब नायडू साहब ने तेलुगु प्राइड को दरकिनार कर दिया, उसमें हमारी गलती नहीं है। केसीआर, बीजेडी, वाईएसआर और अकाली दल जो एंटी बीजेपी वोटर के मत से जीत के आए हैं, उन्होंने वो छोड़ के मैदान भाग गए, तो इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है। ये तो एक तरीके से वोट चोरी ही हुई कि जनता ने जिस विचारधारा के खिलाफ वोट दिया, जरूरत पड़ी उस विचारधारा की, तो आप वोट देने के लिए उपस्थित नहीं थे। तो ये हार किसकी है साहब? ये हार नायडू जी की है। गजब एक्सप्लेनेशन आप करते हैं। मुझे लगता है कि सभी को सीखना चाहिए, और अच्छी बात है कि आप कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, तो ये आपने एक अच्छा किया। और अब इसी बात को अगर ये कहा जाए कि अंतरात्मा की आवाज सुन करके राष्ट्रवाद के नाम पर, एक बेहतर प्रत्याशी के नाम पर अगर लोगों ने वोट दिया, तब आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? ये तो आप कह रहे हैं एंटी बीजेपी, वो कह रहे हैं कि एंटी कांग्रेस लोगों ने वोट दे दिया। अंतरात्मा की आवाज सुनने की बात आपने कही, लोगों ने सुना उसको? सर, जो लोग छोड़ के भागे हैं, अगर उनकी अंतरात्मा ठीक होती तो वो खुल के आते और अपने वोट को कास्ट करते, किसी न किसी प्रत्याशी के पक्ष में करते। लेकिन वो किन कारणों से छोड़ के भाग गए, जनता इसका प्रश्न भी उनसे पूछेगी जब वो अपनी तो क्रॉस वोटिंग वोट चोरी कैसे हो गई? और क्रॉस वोटिंग, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी दल के प्रति, विचारधारा के प्रति निष्ठावान नहीं है। ये जांच में आगे आएगा, पता चलेगा ये किसकी जिम्मेदारी है? दल के प्रति, विचारधारा के प्रति अगर जिम्मेदार नहीं है तो लीडरशिप की भी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? जो मनीष तिवारी ने सवाल उठाया है, जो मनीष तिवारी ने सवाल उठाया है लीडरशिप के ऊपर, वो उसका विचारधारा कहाँ है? विचारधारा होती तो लोग साथ में रहते। विचारधारा कहाँ है आपकी?
लीडरशिप टिकट देती है, प्रत्याशी बना के लोगों के बीच में भेजती है, आपको जिता के लोकसभा में लाती है, लीडरशिप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जनता जिता कर भेजती है, आप थोड़ी लेकर के आते हैं। राज्यसभा वालों को तो मान भी ले। आता है सांसद जब उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तब वो चुन के आता है। ठीक है, अगर आप जो मत को लेके आए हो उस मत के आप खिलाफ वोट दे रहे हो तो आप ये बड़े मजे का एक्सप्लेनेशन है आपका। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास आऊंगा, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन जो आप दे रहे हैं वो आम पब्लिक जो हमारे दर्शक हैं वो भी देख रहे होंगे। आप कह रहे हैं कि अगर आपको वोट दे देते सब लोग और जीत जाते आपके प्रत्याशी तो ये नैतिक था, लेकिन उनको दे दिया तो ये अनैतिक हो गया, क्योंकि वो लोग जीत कर आए थे, उनको वो कांग्रेस के टिकट पे जीते थे तो वो कांग्रेस जिता कर लाई थी। जो बीजेपी के टिकट पर जीते वो भी कांग्रेस जिता कर लाई। मतलब यही तो एक्सप्लेनेशन हुआ। मुझे नहीं समझ में आया कि ये कौन सा एक्सप्लेनेशन हुआ, ये कौन सा एक्सप्लेनेशन हुआ। प्रमोद, आपके नेता खड़े होकर मनीष तिवारी वो कह रहे हैं कि भाई ये इस बात की जांच की जानी चाहिए और लीडरशिप फेलियर है, उसके बावजूद आप उस पर कोई एड्रेस करने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को लेकर आऊंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपको लगता है कि जनता के सामने ये वोट चोरी वाला मुद्दा जो है एक बार फिर से एक्सपोज्ड हो गए राहुल गांधी? देखिए, बार बार यह मुद्दा, ये जो एक ही काट की हंडी और वो भी झूठी हंडी जो काट की है वो बार बार चढ़ती नहीं है। पूरी तरह से यह विफलता सामने आ रही है और अल्टीमेटली यह एक तरीके का प्रीकर्सर है। अगर उन्हें लग रहा है कि बिहार का इलेक्शन हम नहीं जीत पाएंगे तो वो कह रहे हैं वोट चोरी हो गई, महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गई कई बार उनको, तो यह अल्टीमेटली वोट, और जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें प्रूफ दो तो वो कहते हैं कि हम तो देंगे नहीं। कर्नाटक में कह रहे हैं 1.5 साल बाद वो कह रहे हैं कर्नाटक में वोट चोरी हुई थी जहां पे वो खुद जीते जी। तो बात यह है उसमें जिस जगह पे जहां हार गए 1.5 साल बाद उन्हें याद आया कि वहां पे क्या हो रहा है। तो अल्टीमेटली पूरी तरह से अगर इनको लगता भी है तो क्यों नहीं प्रूफ देते, क्यों नहीं कागज देते, क्यों नहीं वो बात करते। तो यह पूरी तरह से जो इनकी लीडरशिप है वो इनसिक्योर्ड है। कांग्रेस की और यूपीए की पूरी लीडरशिप अपने आप में इनसिक्योर्ड है। कंटिन्यूअस 19 से 20 इलेक्शन राहुल गांधी कंटिन्यूअस हारते चले जा रहे हैं। अब उसके लिए स्केपगोट चाहिए कि क्यों हार रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज तो लीडरशिप जो परिवारवाद पे डिपेंडेंट है, जो डायनेस्टी पे डिपेंडेंट है, तो वह लीडरशिप कैसे रहेगी। लोग उन्हें क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वह इस तरह का झूठा नैरेटिव अपनी पार्टी में भी चलाना चाहते हैं और एक ग्लोबल लेवल पे देश के हितों को भी अंडरमाइन कर रहे हैं। भारत के प्रजातांत्रिक मूल्यों को पूरा विश्व आज मान के चलता है कि भारत इज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इवन हमारे दुश्मन भी है वो भी ये कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी फलती फूलती डेमोक्रेसी है, वाइब्रेंसी है, वहां पे इंस्टीट्यूशन भी निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं। आप देखिए आसपास के देशों में क्या हो रहा है, फिर भी भारत में हमारा प्रजातांत्रिक मूल्य के साथ अगर भारत के सरकारें चल रही है, अनस्टेबल करना चाह रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस को हर्ट करना चाह रहे हैं, हमारी ग्लोबल इमेज को हर्ट करना, केवल एक ही उद्देश्य है, अपनी इमोरल पोजीशन जो इन्होंने ले रखी है इनके नेताओं ने कांग्रेस के ऊपर की लीडरशिप की, उस इमोरल लीडरशिप का जिसका कोई औचित्य नहीं है। इलेक्शन के बाद, इलेक्शन हारने के बाद केवल एक परिवार से संबंध रखने के कारण जो बैठे हुए हैं, उसको इमोरल लीडरशिप को जस्टिफाई करने के लिए ये वोट चोरी का नैरेटिव चला रहे हैं। ठीक है विनोद जी, एक चीज ये समझना चाहेंगे निखिल जी, पहले मेरे को दे दीजिए 10 सेकंड। सर मैं आपको दे रहा हूँ, चलिए आपको एक बड़ा मसाला दे रहा हूँ। नहीं सुनिए, दुष्यंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जल्दी से कह लीजिए, फिर विनोद मिश्रा जी के पास आऊंगा। आप जी ठीक है, चलिए दुष्यंत जी। छोटी सी मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा प्रति प्रश्न है गोपाल जी से। हमने कहा था प्रधानमंत्री जी को कि चीफ जस्टिस को आप पैनल से हटा दीजिए। आप किस और पे आपके समय में वो बातों पे करेंगे तो आपके समय आप इस बहस को कहीं और ले जाना चाहते हैं। नागर साहब, मैं आपको एक चीज दे रहा हूं। नहीं, आपके पास ये, आप कहां से ये इस चीज को क्यों ला रहे हैं? इसका मतलब ये आपके पास जवाब नहीं। मैं एक चीज विनोद जी आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आप जो आप जवाब देंगे। ठीक है नागर साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैं समझ गया, आपका पॉइंट आ गया, लोगों ने भी सुन लिया आपके पास। अभी हम दोबारा आएंगे, फिर आप बताइएगा। अगर आप ईमानदार हैं, आपके कार्यकाल में अगर वाइब्रेंट है डेमोक्रेसी तो दे दीजिए, हम मान लेंगे। आते हैं भाई, आते हैं आपके पास। इससे पहले कैसे चुनाव होते थे
चुनाव आयोग क्या कुछ कहता रहता था। टीएन सेशन की बाइट्स भी हमने सुनवाई है राजीव गांधी को लेकर के। जब आप अभी भी उस पर चर्चा करेंगे तो मैं गोपाल कृष्ण जी को रोक नहीं पाऊंगा, वो सारी बातें वो करेंगे, फिर वो हमारी जो डिबेट है वो डिरेल हो जाएगी। इसलिए कृपया आपके लिए भी ठीक है कि कम से कम इसी डिबेट पर रहते हैं, ठीक है। विनोद मिश्रा जी, एक चीज ये जानना चाह रहे हैं कि इस तरह की बार-बार बातें करना, जब ये कहना कि वोट चोरी हो जा रहे हैं और ठीक से वोटिंग नहीं हो रही है, सारे सिस्टम में फ्लॉ है, ये क्या भारत जैसे एक बड़े लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था पर बार-बार प्रश्न उठाना इस तरह के क्या पूरी दुनिया भर में बदनाम करने जैसी स्थिति नहीं है? इसको रोका जाना चाहिए, कम से कम देश की जनता इसको देख रही है। मैं पहले तो निखिल, मैं आपके सवाल पे आऊँ, जो नागर साहब अभी जिसको उठा के जो ये पूरा आपका जो डिबेट है उसको एक अलग धारा देना चाह रहे थे। सवाल है कि वो जो तर्क दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस क्यों नहीं है, क्या ये देश भूल गया नागर साहब कि 50 साल तक इस देश के इलेक्शन कमीशन, एक इलेक्शन कमिश्नर जो बनते थे सीधे पीएमओ से चुनाव होके आता था उनका। क्या आप ये देश भूल गया कि इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी अवधि पूरी खत्म होने के बाद वो राज्यसभा का मेंबर बनता था और इसके बाद मिनिस्टर बनता था? क्या ये देश भूल गया? सवाल ये नहीं है, लोगों को याद है, आप नैरेटिव, आपके पास तर्क नहीं है। राहुल गांधी आज जब ये बात रायबरेली में कह रहे थे कि बीजेपी के लोग चिढ़े क्यों हैं, बीजेपी के लोग चिढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी हाइड्रोजन बम है, हम कभी भी इस हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल करेंगे। आज ही सोशल मीडिया पे एक फुरफेच नाम का सोशल मीडिया पे आप देखिए उसका कि उसने कैसे आपके हाइड्रोजन बम को एक्सपोज कर दिया। आपने जो पहले दिन का जो प्रेजेंटेशन दिया था वोट चोरी का, उसको किस तरह से बुलडोज कर दिया कि ये सारा म्यांमार से आया हुआ मैन्युस्क्रिप्टेड आपने यहां आप सांसदों के साथ इसका वोट चोरी का आप यही आपको अभी कह रहे थे पुणे वाला। आप अभी आपके सारे प्रवक्ता उसका जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं, उसका टाइमिंग बता रहे हैं कि कभी कभी सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है। तो देखिए चीजें एक हद तक चर्चा में और तर्क में आप जब लाते हैं तो एक हद तक उसकी एक उम्र होती है झूठ की। आप लगातार उसको चाह रहे हैं कि देश चर्चा में रहे कि वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। आप यहां तक आते आते आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे भी वोट चोरी की बात कर रहे थे। सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक संवैधानिक मर्यादा की बात जब होती है, नागर साहब मैं बस एक लाइन का देता हूं, संवैधानिक मर्यादा की बात होती है और संविधान की आप जब दुहाई देते हैं तब आपको इस इलेक्शन कमीशन और इसके प्रोसेस को भी एक सम्मान करना पड़ेगा। आज वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हुए, इतनी बम्पर उनकी जीत हुई है, जो एक्सपेक्टेड 427 के बदले 452 उनको वोट मिला है और आप उसके तौहीन कर रहे हैं। विनोद जी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा दुष्यंत नागर जी, जो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन ये कोई पहली बार तो क्रॉस वोटिंग हुई नहीं है, ये कोई पहली बार क्रॉस वोटिंग तो हुई नहीं है कि दुनिया में ऐसा पहली बार हो गया भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि क्रॉस वोटिंग हुई और आपने जैसे क्रॉस वोटिंग हुई आपने उनको वोट चोर बता दिया। देखिए जी, मैं इनका पहले जवाब देना ये चाहता हूं कि आपने एक तो जो हैंडल वेरीफाइड नहीं है, खुरपेच जिसका आता पता नहीं है, आप उसका संदर्भ दे रहे हैं। अरे अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मैं अपने तरफ से थोड़ी दे रहा हूं। सर भाजपा वाले तो आप तो भाजपा से अलग है सर, आप बड़े आदमी हैं, ईमानदार आदमी है, मेहनती हम तो केवल आप लोगों को कोट कर रहे हैं, आप लोगों को कोट कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं उनको भी कोट कर रहे हैं, जो गोपाल जी कहेंगे उनको भी कोट कर रहे हैं, हम तो केवल। दूसरा मैं आपकी एक महत्वपूर्ण बात को उठाना चाहता हूं, आपने कहा कि पीएमओ से चुन के आए, रिटायर हुए और फिर वो चुनाव लड़े, कुछ लोग राज्यसभा चले गए। सर क्या उनके ऊपर वोट में या चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा? नहीं लगा। अरे सर कहाँ की बात आप क्यों ले जा रहे हैं बार-बार? इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है, इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है, इसका मतलब आपके पास हमारे प्रश्न का जवाब नहीं है। जनता देख रही है, मेरे पास जवाब है सर, मैं वो देने जा रहा हूं। दीजिए ना, कब देंगे? लीजिए। हाँ दीजिए। अरे ऐसे तो आरोप लगा के आप किसी को भी कहते रहो। आपने आरोप लगा, अरे सर आपने आरोप लगाया कि पूर्व में जब बैलेट से चुनाव होता था, कांग्रेस आरोप आप लगा रहे थे, आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब दिया है। जब भी भारतीय जनता पार्टी समेत किसी भी राजनीतिक दल ने कांग्रेस के कार्यकाल में अगर कहीं किसी भी बूथ पे चुनाव गड़बड़ी का प्रश्न उठाया, तत्कालीन उस चुनाव को निरस्त करके दोबारा निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू कर दी साहब, कहां खड़े चक्कर में? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दिया, कोर्ट ने उनका वो कर दिया था। आप कौन सी इतिहास की बात करेंगे? नहीं कर पाएंगे इतिहास की बात, नहीं कर पाएंगे, दुष्यंत नहीं कर पाएंगे इतिहास की बात। इसीलिए कह रहा हूं आप इसी वाले मुद्दे पर रहिए
क्योंकि आप जिस भी जगह जाने की कोशिश करते हैं इतिहास आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप समझिए दुष्यंत जी, आप जिस पे जाएंगे, आप चुनाव आयोग पे जाएंगे, इतिहास वहां आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप वहां जाएंगे, देखिए इमरजेंसी लागू कर दी थी इंदिरा जी ने, उनका चुनाव बैन कर दिया गया था। तो आप सच मानिए, आपको इसी पे रहना चाहिए। अगर इस बात का जवाब आपके पास कुछ बनता है, कोई है कि भाई क्रॉस वोटिंग को आपने वोट चोरी कैसे बता दिया, इसका अगर कोई तर्क हो तो दीजिए। मैंने बताया आपको, जो लोग एंटी बीजेपी वोट से जीत के आ रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है कांग्रेस के साथ खड़े होकर विपक्ष के प्रत्याशी को वोट देना। मैं गोपाल कृष्ण जी से आखिरी, गोपाल कृष्ण जी से समझ करेंगे। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया सर, वही बात आप दोबारा कह रहे हैं, उसका कोई तर्क नहीं है। क्या ये इस तरह से लगता है गोपाल कृष्ण जी की इस तरह की चीजों को पब्लिक के सामने एटलीस्ट लेकर जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बार बार एक ही झूठ को बार बार कहेंगे, मैं ठीक है उसमें नहीं जा रहा क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन एक ही बात को बार बार जब कहा जाता है तो कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। लगता है हिंदुस्तान में जी वोट चोरी हो जाया करते, लोग ऐसे ही बन जाते हैं। नहीं, बिल्कुल यह बात बड़ी गंभीर है कि अपोजिशन, जो मेन अपोजिशन पार्टी है, जिसके अभी लगभग 100 के करीब सदस्य हैं लोकसभा में भी, और कंटिन्यूअसली 60 साल इस देश में सत्ता पे काबिज रहे, वह इस तरह की बातें करती है। और मतलब पूरा जो राजनीतिक हमारी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, उस पे बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी प्रमाण के, केवल आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से हमारे संवैधानिक संस्थाओं पे, हमारे संविधान की प्रक्रिया पे, हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों पे, हमारे मजबूत प्रजातंत्र पे इस तरह के प्रश्न उठाते हैं। और उसमें स्पष्ट लिंकेजेस भी हो रही है निखिल जी कि वह कंटिन्यूसली बार बार जो इलेक्शन हार रहे हैं, तो उनकी नैतिकता की उनके नैतिकता जो है वह लीडरशिप की नहीं रही, उनके अपने पार्टी के लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। मनीष तिवारी जैसे कई लोग हैं जो इस बात को क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार कि आप कंटिन्यूसली इलेक्शन हार रहे हैं, उसका एनालिसिस करिए, क्यों हार रहे हैं, क्यों आपके लोग आपको साथ नहीं दे रहे, क्यों आपकी आइडियोलॉजी कंप्लीटली फेलियर है, उस चीज पे आत्मचिंतन नहीं है, और उसका टीकरा वह वोट चोरी जैसे झूठे आरोपों के ऊपर लगा रहे हैं। बिल्कुल, और ये सवाल लगातार पूछे जाएंगे, मीडिया भी पूछती है, तो आप उसको कुछ भी कहते रहे, लेकिन कम से कम देश की जनता इसको देख रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपका भी, दुष्यंत नागर जी और विनोद मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से पंजाब में जो बाढ़ आई, बाढ़ का पानी जब उतरा तो सियासत तेज क्यों हो गई। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे कि किस तरह से पंजाब की जो स्थिति है आखिर उसको लेकर के वहां सियासत तेज क्यों है। राहत बचाव के बाद इमदाद की सियासत, इमदाद यानी मदद की जो सियासत है उसको लेकर के आखिर नंबर बढ़ाने की ये जो खेल है और ये जो पूरा एजेंडा जो सियासत है वो क्या है। पंजाब में बाढ़ और बारिश की भारी तबाही ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिंदगी पटरी पर लौटने की कवायद थी, जोर शोर से इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। देश के कई राज्यों ने पंजाब सरकार के लिए मदद के हाथ बढ़ाए हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तिगत रूप से कई लोग बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी खुद बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करके तत्काल वित्तीय सहायता का उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने पंजाब के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का ऐलान भी किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को 12,000 करोड़ रुपए के आपदा प्रबंधन के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा मृतक परिवारों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी दी गई है। लेकिन पीएम मोदी के इस पहल को आम आदमी पार्टी की सरकार नाकाफी बता रही है। बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल ने मान सरकार से पूछा है कि 12,000 करोड़ रुपए के आपदा प्रबंधन कहां खर्च हुए। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा का आरोप है कि मान सरकार ने आपदा प्रबंधन के पैसे को डाइवर्ट करके सैलरी में खर्च किया है। आपदा रिलीफ के लिए इनके पास पैसे नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि यह बाढ़ नेग्लिजेंस की वजह से भी है।
राज्य सरकार लगातार बांधों की मरम्मत के कार्यों को अनदेखा करती रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार का दावा है कि 2185 गांव बाढ़ से पीड़ित हैं। सरकार ने 53 लोगों को इस आपदा में मृत्यु की जानकारी दी है। अब तक आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने 23,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है, जिन्हें 115 रिलीफ कैंप्स में पहुंचाया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार का दावा है कि बीमार होने के बावजूद सीएम भगवंत मान हालात पर नजर रखे हुए हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पीएम के पंजाब को दिए गए राहत पैकेज को स्वागत योग्य बताया। बहुत धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पंजाब के हर तहसील का दौरा हवाई सुरक्षण हेलीकॉप्टर पर किया। बहुआयामी घोषणाएं उन्होंने की हैं। ये घोषणाएं पंजाब को 12,000 करोड़ रुपया जो प्रधानमंत्री जी की ओर से पहले ही नेशनल डिजास्टर के लिए रखा है, उसके अतिरिक्त 1600 करोड़ रुपया यानी 13,600 करोड़ रुपया पंजाब के अंदर इस डिजास्टर से निपटने के लिए उन्होंने आज उसकी घोषणा की। मैं उनका स्वागत करता हूं। वहीं पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने राहत पैकेज को अपमान बताया। अपमान करने वाली बात थी। 1600 करोड़ क्या होगा, हजारों करोड़ का नुकसान हो तो वहाँ 1600 करोड़, तो ये पंजाब का अपमान करके गए हैं मोदी जी, पंजाब की हेल्प नहीं करके। तो 1200 करोड़ 1600 करोड़ रुपए की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो उस 12,000 करोड़ रुपए की बात नहीं कर रहे हैं जो पहले से मिले हुए हैं। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह वडिंग ने कहा कि ये राहत पैकेज ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। देखो 1600 करोड़ रुपए का ये तो वो बात हुई कि ऊंट के मुंह में जीरा। तबाही होगी, 4.5 लाख एकड़ चली गई हमारी जमीन, 2.5 लाख से ऊपर हमारे पशु प्रभावित हुए, कमरे गिर गए, घर गिर गए, लोग मर गए, घरों में पानी चला गया, बहुत भारी नुकसान हुआ है। अभी सिल्ट चली गई खेतों के अंदर, तो 1600 करोड़ से कुछ नहीं होगा। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जालंधर से हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे और उनसे बातचीत करेंगे। गुरमीत, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा कि जो राजनेताओं का एक स्टाइल होता बात करने का, वो 12,000 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, 1600 करोड़ की बात कर रहे हैं। सवाल जब पूछा जा रहा है कि बांधों की मरम्मत से लेकर के जो बाकी चीजों के लिए दिया गया था, और शायद अगर उस पर ठीक से खर्च किया गया होता तो ये स्थिति नहीं आती, क्या कहेंगे? देखिए निखिल, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 दिन से ही, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब का दौरा करके पैकेज का ऐलान करके गए हैं, उसके ठीक आधे घंटे बाद ही पंजाब में सियासत शुरू हो गई थी कि क्या यह पैकेज सही है या नहीं है। और उसके बाद ही अलग अलग आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट करने शुरू कर दिए थे। अब कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा कि कल को आम आदमी पार्टी के 3 मंत्री अलग अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अलग अलग जगह ही उन्हें पत्रकारों ने घेरा और उनसे यही सवाल किया कि 12,000 करोड़ रुपए का जो फंड है, जो डिजास्टर रिलीफ के लिए आपको मिला हुआ है, उसका इस्तेमाल इस पूरी त्रासदी के समय क्यों नहीं किया जा रहा। तो उसमें एक समय तो जो पंजाब के खजाना मंत्री हैं, पंजाब के वित्त मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसा फंड ही नहीं है। उसके बाद जब उन्हें यह एहसास हुआ कि ये शायद एक गलत स्टेटमेंट हो सकती है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं कि उस फंड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उस फंड में बहुत तरह के जो है वो ऑब्जेक्शंस होते हैं। फिर दूसरे मंत्री जो है अमन अरोड़ा और इसके साथ ही हरदीप सिंह मुंडिया, वो अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स देते नजर आए कि इसमें जो है वो एक लिमिट लगाई गई है हर तरह का जो भी कंपेंसेशन दिया जाता है। यदि किसी मृतक को कंपेंसेशन देना है तो उसकी लिमिट बहुत कम है, तो इसलिए हम जितना कंपेंसेशन देना चाहते हैं उतना कंपेंसेशन हम नहीं दे सकते। इसलिए राज्य सरकार की ओर से एक पत्र लिखा गया है कि इसकी जितनी भी शर्तें हैं एसडीआरएफ रिलीफ फंड की, उन्हें बदला जाए। मगर अभी तक मैं आपको बता दूं कि जमीनी स्तर पर स्थिति यह है कि पंजाब सरकार इस मामले में ज्यादा बोलना नहीं चाहती है। और जब पत्रकारों द्वारा या लोगों के द्वारा सवाल किए जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही जवाब दिया जा रहा है कि जो ये फंड है इसकी शर्तें ऐसी हैं जिनसे कि जो जमीनी स्तर पर लोग हैं उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और आपको बता दें कि ये जो एसडीआरएफ फंड है जो डिजास्टर रिलीफ केंद्र की ओर से दिया जाता है, उसमें
75% केंद्र का हिस्सा और 25% राज्य का हिस्सा है। अब जो अपोजिशन पार्टीज है उनका यह कहना है कि हमें ऐसा शक है कि जो ये 12,000 करोड़ रुपया, जिस तरह अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की भी बात अभी थोड़ी देर पहले आप सुनवा रहे थे, उनका यह कहना है कि हमें शक है कि इस फंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया गया, क्योंकि पिछले कुछ समय में तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं थे, ऐसे आरोप अपोजिशन पार्टीज लगा रही थी। इसके साथ ही पंजाब में कई तरह की जो लोगों को वू करने के लिए, वोटर्स को वू करने के लिए जितनी स्कीम्स। ठीक, गुरमीत एक बात और बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, समय बिल्कुल समाप्त हो गया है, कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके वेयर अबाउट्स क्या है, किस तरह से वो लगातार जो देखने में आ रहा है कि वो वीडियो कॉल कर रहे हैं लोगों को, ये किस तरह? देखिए निखिल, मुख्यमंत्री दरअसल इस समय बीमार चल रहे हैं और वो इस समय मोहाली में एक अस्पताल में भर्ती हैं और हो सकता है कि आज शाम को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए। शुक्रवार को उन्हें भर्ती करवाया गया था। अब उसके बाद 3-4 दिन से मुख्यमंत्री तो बिल्कुल फील्ड से नदारद है क्योंकि वो बीमार है। मगर इसके साथ ही अब पिछले 2 दिन से जब ग्राउंड लेवल पर लोग सवाल कर रहे हैं कि सरकार, राज्य सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है, और मैं आपको सिर्फ अपना अनुभव बता रहा हूं, जब ग्राउंड लेवल पर हमने गांव में जाकर लोगों से पूछा कि आपकी मदद किसने की, उन्होंने सीधा जवाब दिया कि एनडीआरएफ के जवान अगर हमें बचाने के लिए ना आते तो शायद हमारी जान ही ना बचती। राज्य प्रशासन कई जगह पर नजर ही नहीं आया, कुछ जगह पर अनडाउटेडली उन्होंने अच्छा काम किया। मगर जो मुख्यमंत्री अब 2 दिन से, कल से जो वीडियो कॉल करने की जो बात सामने आ रही है, हो सकता है कि वो कुछ अच्छी इंटेंशन से कर रहे हो, मगर जमीनी स्तर पर उसे बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर बहुत शुक्रिया गुरमीत जी, गुरमीत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी बहुत कम शब्दों में दी, बहुत शुक्रिया गुरमीत। और एक और खबर हम आपको चलते चलते दिखा दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में भारत ने स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान दोनों को कड़ा जवाब दिया है। स्विट्जरलैंड द्वारा भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए गए और इन सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी, जो भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर हैं, उन्होंने इसको चौंकाने वाली, सतही और भ्रामक टिप्पणी बताया है। 10 सितंबर को जिनेवा में अपने बयान में उन्होंने कहा कि यूएनएचआरसी की अध्यक्षता कर रहा स्विट्जरलैंड परिषद का इस समय व्यर्थ करने के बजाय अपने घरेलू मुद्दों यानी नक्सलवाद, भेदभाव और जेनोफोबिया पर ध्यान दे। त्यागी ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा, सर्वाधिक विविध और जीवंत लोकतंत्र बताते हुए कहा कि भारत बहुलतावाद के प्रति प्रतिबद्ध है और स्विट्जरलैंड को इन समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए तैयार है। यह जवाब स्विस राजनयिक माइकल मेयर की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने भारत से अल्पसंख्यकों की रक्षा और अभिव्यक्ति और मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया था। We would also like to respond to the surprising, shallow and ill-informed remarks made by Switzerland, a close friend and partner. As it holds the UNHRC presidency, it is all the more important for Switzerland to avoid wasting the Council's time with narratives that are blatantly false and do not do justice to the reality of India. Instead, it should focus on its own challenges, such as racism, systematic discrimination and xenophobia. As the world's largest, most diverse and vibrant democracy, with a civilizational embrace of pluralism, India remains ready to help Switzerland address these concerns. I thank you. वहीं पाकिस्तान ने भी भारत पर सवाल उठाए थे, इसलिए पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने उसे बार-बार यूएनएचआरसी का दुरुपयोग कर पुराने झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने वाला देश बताया। त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान का नेतृत्व खुद अपने देश को डंप ट्रक कह चुका है, जो एकदम सटीक उपमा है क्योंकि वो बार-बार झूठी कहानियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर आते हैं। भारत ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम नरसंहार, पुलवामा, उरी, पठानकोट और 26/11 मुंबई जैसे आतंकवादी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये सभी पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का परिणाम है। भारत को न तो किसी आतंकी प्रायोजक से सीख लेने की जरूरत है और न ही अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न से उपदेश की। त्यागी ने स्पष्ट किया कि भारत ने दोहराया है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा अटल संकल्प के साथ करेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बार-बार पाकिस्तान की धोखेबाजी और धोखेधड़ी को उजागर करता रहेगा। Pakistan demonstrates the audacity to take the floor today, feigning moral outrage while continuing to finance
and shelter the very networks that threaten global security. The international community recognizes this charade for what it is. The world will not forget. India will not forget. Our measured and proportionate response to the Pahalgam attack made that sufficiently clear. We need no lessons from a terror sponsor, no sermons from a persecutor of minorities, no advice from a state that has squandered its own credibility. Mr. President, India will continue to protect its citizens with unwavering resolve. We will defend our sovereignty without compromise, and we will continue to expose time and again the elaborate deception of a failed state whose survival depends upon trafficking in terror and tragedy. तो इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।